हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आपका एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन जो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की जो बुक है वो हमारी इस टाइम चल रही है, और उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको फर्स्ट यूनिट आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम सेकंड यूनिट की तरफ चल रहे हैं, और सेकंड यूनिट में भी मैं आपको 2 टॉपिक पहले ही डाल चुका हूँ। देखते हैं क्या क्या है सेकंड यूनिट में। तो दोस्तों, सेकंड यूनिट में हमको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन या जिसे कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कहते हैं। 5 पे आपका गोखले बिल, उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, उसके बाद हटांग समिति, उसके बाद बेसिक शिक्षा, और उसके बाद था सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमको टॉपिक कवर करने थे यूनिट 2 के अंदर, जिसमें से हमने मैकाले का विवरण पत्र और वुड का घोषणा पत्र कंप्लीट कर लिया है हमारी लास्ट वीडियो तक। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे आपकी हंटर आयोग की। ठीक है, हंटर आयोग जो कि आपका 1882 में आया था। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वुड के घोषणा पत्र हमारा था 1854 में। ठीक है, आपको ये डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो है बीएड के अंदर जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन को या हंटर आयोग को जो इसका जो दूसरा नाम दिया गया है वो भारतीय शिक्षा आयोग भी कहलाता है। ठीक है, तो ये भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई सा एक भी लिख के आ जा सकता है। तो इसकी डेट थी 1882 के अंदर ही आया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या था देखते हैं लाइन बाय लाइन। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत स्थित अंग्रेज अधिकारियों ने भारत की अनुदार शिक्षा नीति से अवगत कराया। ठीक है, यह अनुरोध किया कि भारतीय शिक्षा की गतिविधियों की जांच करके उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। लॉर्ड रिपन, ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, लॉर्ड रिपन ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने, इसलिए इनका नाम आया। अपने इसी वचन का पालन करने के लिए उसने भारत पहुंचने के कुछ समय बाद सन 1882 में, ठीक है, सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की। इस आयोग का अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा का सदस्य सर विलियम हंटर को बनाया गया। ठीक है, अतः इसके नाम से इस आयोग को हंटर कमीशन कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो हंटर कमीशन इसका असली नाम नहीं था। सर विलियम हंटर जो थे, इसके भारतीय शिक्षा आयोग के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए इसका नाम हम हंटर कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको लॉन्ग अगर आंसर आपका आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, मैंने जो कि आपने शॉर्ट तरीके में बनाया हुआ है। बाकी आप बुक्स वगैरह देखोगे तो वो तो बिल्कुल आपको पता है उनका, वो तो फुल भरी हुई रहती है, और उससे आपको याद भी नहीं हो पाएगा एग्जाम टाइम में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग के निम्नलिखित सुझाव थे। ठीक है, जो हंटर आयोग गठित किया गया था भारतीय शिक्षा आयोग के लिए, इसका दूसरा नाम था, तो उसने क्या सुझाव दिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे सुझाव मांगे थे कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सुझाव दिए थे। पहला क्या था, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटिव था। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उन्होंने क्या विचार दिए अपने हंटर आयोग ने, तो ये देखना। पहला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन साधारण में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए। ठीक है, हंटर कमीशन ने ये बोला था। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हमने वुड का घोषणा पत्र पढ़ा था उसमें क्या था, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था। ठीक है, लेकिन हंटर ने आके क्या कहा कि भारतीय भाषाओं पर बल देना चाहिए।
पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, राज्य को भी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की पिछड़ी जातियों, जनजातियों आदि की शिक्षा का भार सरकार को ही वहन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हंटर कमीशन ने जो है प्राथमिक शिक्षा से रिलेटिव आयोग को अपने सुझाव दिए थे। अब पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रशासन के लिए क्या दिए थे? प्रशासन के लिए क्या कहा था? लॉर्ड रिपन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन का भार जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं को सौंप दिया, ठीक है। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था में देख लेते हैं। व्यय के संबंध में आयोग का सुझाव था कि ग्रामों एवं नगरों से प्राथमिक विद्यालयों के कोष पृथक पृथक कर दिए जाए, जिससे ग्रामों में व्यय की जाने वाली धनराशि नगरों में व्यय न हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि गांवों और शहरों के लिए अलग अलग अनुदान, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो दिए जाते थे उनको अलग अलग किया जाए। पहले ये एक ही रूप में दिए जाते थे। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। अध्यापकों का प्रशिक्षण, ठीक है। ये जो अध्यापकों का प्रशिक्षण है, इसकी बात तो वुड ने भी कही थी, ठीक है। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने तथा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न सुझाव दिए, ठीक है। तो पहला क्या था इसमें? अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए क्या कहा गया था हंटर कमीशन में? प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाए जहां से वे सभी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना मांगों की पूर्ति कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी इनकी स्थापना की जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं अब ये है, वो तो था प्राथमिक विद्यालय के लिए। अब था हमारा माध्यमिक या मिडिल एजुकेशन के लिए क्या क्या दिए गए थे। तो उसमें क्या कहा गया था? इन्होंने 2 बातों के सुझाव दिए थे, प्रसार के उपाय और दूसरा था दोष निरोधक उपाय, ठीक है। एक था कि प्रसार कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है उस टाइम में प्राथमिक विद्यालयों में तो पढ़ लेते थे, लेकिन जैसे ही माध्यमिक शिक्षा के में वो आते थे वो धीरे धीरे स्कूल को छोड़ देते थे, ड्रॉप आउट कर देते थे, ठीक है। तो उसके लिए उसका प्रसार कैसे किया जाए, उसको दोष निरोधक उपाय, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहला पॉइंट, प्रसार के उपाय क्या बताए उन्होंने। जैसा कि आप देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग का सुझाव है कि सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा योग्य अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार सौंप दिया जाए। तो ठीक है, हंटर कमीशन या हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा के लिए? उन्होंने कहा था कि सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा, ठीक है, जो योग्य पढ़े लिखे, जो मतलब जिनके पास अच्छी डिग्री थी, अच्छी शिक्षा थी, तो उनको जो है माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार पूरी तरह से उनको ही सौंप दिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ही बंदे इसमें होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, दोष निरोधक उपाय क्या थे? हंटर कमीशन ने ये सुझाव दिए। पहला था पाठ्यक्रम से रिलेटिव, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस से रिलेटिव उन्होंने क्या कहा कि पाठ्यक्रम जो है 2 रूपों में होना चाहिए, ए और बी बोल सकते हो आप इसे। क्या था? उन छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहते थे, ठीक है। और दूसरा क्या था? यह पाठ्यक्रम अधिक व्यावहारिक हो, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा असाहित्यिक कार्यों के लिए तैयार करना है। तो क्या उन्होंने क्या कहा था? हंटर कमीशन ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए जो है आप 2 टाइप से सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला था कि जो आगे अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, डिग्री वगैरह के लिए, वो उनके लिए अलग सिलेबस होना चाहिए। और जो अपना माध्यमिक शिक्षा करने के बाद अपना कोई जॉब या नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हो, तो उनको व्यवसाय की शिक्षा दी जाए, ठीक है। अब इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। वो तो हमने प्राथमिक शिक्षा के अंदर कराए गए थे, अभी जो आपको बताया था अध्यापकों का प्रशिक्षण, ये है आपका माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। इसमें 3 शिक्षाओं की बात की जाएगी। पहला है स्नातकों अर्थात जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं का प्रशिक्षण काल इनसे निम्न योग्यताओं के छात्र अध्यापकों की अपेक्षा कम हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 था इसमें, प्रशिक्षण विद्यालय के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत एवं प्रायोगिक शिक्षा का समावेश किया जाए।
पॉइंट नंबर 3 आपका शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम क्या था? मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी की अपेक्षा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, ये हंटर कमीशन ने कहा था। ठीक है, प्राथमिक लेवल पर हो गया, मिडिल हो गया, अब हम बात करेंगे उच्च लेवल पर। ठीक है, जो कि आपकी कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसमें देखते हैं उच्च शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने क्या सुझाव दिए थे। कॉलेजों को सहायता अनुदान देते समय अध्यापकों की संख्या, महाविद्यालयों के व्यय, उनकी क्षमता एवं स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, ये बोला था। पॉइंट नंबर 2, यदि आवश्यकता पड़े तो विद्यालयों के भवन निर्माण, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि के लिए पृथक रूप से सहायता अनुदान दिया जाए। पॉइंट नंबर 3, योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर उन्हें विदेश भेजने की व्यवस्था भी की जाए। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 4 था कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम रखी जाए। ठीक है, क्योंकि उनको फंड भी आता है। अब बात करते हैं हम आगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या था, जो कि हमारा दिया गया था, देसी पाठशालाओं के संदर्भ में हंटर कमीशन ने क्या सुझाव दिए थे, वो था पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। समस्त देसी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। इनके संचालन का उत्तरदायित्व नगर महापालिकाओं तथा जिला बोर्डों को सौंप दिया जाए। इनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों पर कोई प्रतिबंध ना हो। ठीक है, जो देसी विद्यालय थे हमारे, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट करा रही थी, जो भी था हंटर कमीशन जो सुझाव थे। इनमें अध्ययन करने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाए। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर, इन पाठशालाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं आगे चल के हम पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 क्या था हमारा, सहायता अनुदान प्रणाली के संदर्भ में। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है शिक्षा के संदर्भ में जो सहायता प्रदान करती थी पैसे के रूप में, ये उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था। बम्बई, मद्रास और ये मध्य प्रांत, इसमें आता है हमारा कोलकाता। ठीक है, ये ऐसे प्रांत थे जो बहुत ही शक्तिशाली राज्य थे उस टाइम पे। तो इनके लिए क्या कहा गया था कि इनके लिए बम्बई में परीक्षा फल वेतन प्रणाली हो, और मद्रास में वेतन अनुदान प्रणाली, मध्य प्रांत में नियतकालीन प्रणाली। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि परीक्षा फल जैसा आपका रिजल्ट होगा उस हिसाब से बच्चों को वेतन में सहायता की जाए। ठीक है, मद्रास में वेतन अनुदान, वेतन दिया जाए, और इसमें नियतकालीन प्रणाली, इसमें समय के हिसाब से प्रणाली थी। अब इसमें आगे चलते हैं। सहायता अनुदान करने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश बच्चे भी पढ़ रहे थे इसमें और इंडियन भी पढ़ रहे थे तो ब्रिटिश को ही इसका फ़ायदा मिले, इसके लिए दोनों को फ़ायदा दिया जाए, ये कहा था हंटर जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि विद्यालयों को निश्चित समय पर दी जाए और उनका अनावश्यक व्यय न किया जाए। ऐसा नहीं है कि जब टाइम निकल जाए, जब लास्ट में देते तो टाइम से पहले दी जाए जब उनको इसकी ज़रूरत हो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सहायता प्राप्त विद्यालयों की आंतरिक भावना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। अर्थात इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जो विद्यालय को अनुदान दे दिया तो वो अपने हिसाब से खर्च करेगा, ऐसा नहीं है कि उस पर ऊपर कमीशन बैठेगा कि हम बताएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं था। अब देखते हैं हंटर कमीशन ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिए। तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया था, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बालिका विद्यालय में ऐसे स्त्री एवं पुरुषों को संबोधित किया जाए जो स्त्री शिक्षा में रुचि लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 था हमारा, बालिकाओं का पाठ्यक्रम बालकों से भिन्न होना चाहिए। जैसे अब होम साइंस होता है तो वो उन्हीं के समय से चला आ रहा है। बालिकाओं के लिए ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसका उपयोग उनके व्यवहारिक जीवन में अधिक हो। ठीक है, बालिका विद्यालयों में यदि केवल महिला अध्यापिकाएं ही शिक्षण कार्य करें तो बालिका शिक्षा के लिए आकर्षित होंगी। ठीक है, क्योंकि पुरुष से जो स्त्री थोड़ा वो हेजिटेशन मानती हैं, तो इसलिए बोला गया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी शिक्षा निःशुल्क हो।
ठीक है। तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जिन विद्यालयों को दूर से आने जिन बालिकाओं को दूर से आने में कठिनाई होती है, जैसे जिनका स्कूल दूर होता है, उनके लिए विद्यालय संचालकों को चाहिए कि जो विद्यालय का संचालन करते हैं वे छात्रावासों की, तो ये क्या था, हॉस्टल की व्यवस्था करें। आगे देखते हैं, हंटर कमीशन ने मुस्लिम शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा। दोस्तों अगर लॉन्ग आता है आपको तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है, आपको इस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये बीच बीच में ये भी पूछ लेता है शॉर्ट आंसर के लिए कि मुस्लिम शिक्षा के लिए, जैसे पूछ लेगा कि हंटर ने क्या क्या सुझाव दिए, तो आपको ये लिखनी है। प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, माध्यमिक शिक्षा के लिए वो भी मैंने बता दिया, उच्चतम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया हंटर जी ने वो भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर चलिए स्त्री शिक्षा के लिए क्या सुझाव थे वो भी हो गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको आप देख लेना। पॉइंट नंबर 7 है आपका, मुस्लिम शिक्षा के लिए हंटर ने क्या सुझाव दिए। पहला था जिन विद्यालयों में मुसलमानों की संख्या अधिक हो वहाँ के मिडिल एवं हाई स्कूलों में हिंदी एवं फारसी की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 2 था मुस्लिम अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों एवं प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 3 था मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं को सरकार द्वारा सहायता तथा मान्यता प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट था आपका पॉइंट नंबर 4, सार्वजनिक शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में मुस्लिम शिक्षा के संबंध में पृथक रूप से वर्णन किया जाए। ठीक है, कि मुस्लिम शिक्षा कितना प्रोसेस कर रही है या कितना उनका विकास हो रहा है, उसकी एक रिपोर्ट अलग से होनी चाहिए। मुस्लिम विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। अब आगे चलते, अब आती है आपकी धर्म शिक्षा के संदर्भ में। तो धर्म शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा हंटर जी ने, राज्य विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान न की जाए। ठीक है, वे बिल्कुल इसके खिलाफ थे। गैर सरकारी विद्यालयों के व्यवस्थापक यदि चाहे तो धार्मिक शिक्षा देने का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था जो प्राइवेट स्कूल थे उस टाइम पे वो अपनी धर्म की शिक्षा उन्हें दे सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को आर्थिक सहायता देते समय उनकी लौकिक शिक्षा का ध्यान रखा जाए। ठीक है, हरिजनों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसे देख लीजिए। इसके लिए क्या कहा था कि जो पिछड़ी जाति से लोग थे, जैसे SC होता है, ST होता है आज के टाइम में, सरकारी नगर महापालिकाओं तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के द्वार हरिजन पिछड़ी जातियों के लिए खोल दिए जाए। ठीक है, तो उन पर कोई मतभेद या भेदभाव की नीति ना अपनाई जाए, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए। जिन संस्थाओं पर इन छात्रों के प्रवेश पर अन्य जातियों द्वारा विरोध प्रकट किया जाए वहाँ उनके लिए पृथक विद्यालय स्थापित किए जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका विद्यालयों में छुआछूत एवं जन्म जाति विभेद को समाप्त करने के लिए जबरदस्ती न की जाए बल्कि बुद्धि से समस्या का समाधान निकाला जाए। तो ये कहा था हमारे हंटर जी ने, इसे कहते हैं हंटर आयोग, या आपको मैंने बता दिया है शुरू में, हंटर आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन कहा जाता है इसे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।